बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। नए नए समीकरण तैयार हो रहे हैं और उन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी है जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। यानी बीजेपी की सियासी एक्सरसाइज इस दिशा में हो रही है ताकि नए चेहरों को टीम योगी में शामिल उस वोट बैंक पर भी पकड़ बनाई जाए जो करीब करीब 50% से ज्यादा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर बीजेपी की पूरी प्लानिंग क्या है। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, यहाँ वोटर नेता को वोट नहीं देते बल्कि जाति को देते हैं। लेकिन इस पैटर्न को बदल दिया गया, हालांकि बहुत हद तक नहीं, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना के बाद यूपी में सभी पार्टी कास्ट फैक्टर पर चौकन्नी है। बीजेपी खुद पिछड़े वर्ग को साधने के टास्क पर काम कर रही है, जिसके लिए मंथन का दौर चल रहा है। बीजेपी उस 50% वोट बैंक को पाले में लाना चाहती है जो 80 के लक्ष्य को साधने के लिए काफी अहम और जरूरी है, जिसके लिए प्लान तैयार हो गया है। दिवाली से पहले योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार दिवाली से पहले कर दिया जाएगा। यानी कि एक बात साफ है, योगी मंत्रिमंडल में जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के शामिल होने की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ योगी मंत्रिमंडल में कुछ और चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसमें ओबीसी चेहरों का नाम सबसे ज्यादा है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो उसमें ओबीसी चेहरे सबसे ज्यादा हैं। यही वो वजह है कि ओबीसी की जिस तरीके से पूरे देश में पॉलिटिक्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी का दबदबा योगी मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिलेगा। बात उत्तर प्रदेश की हो या देश की, ओबीसी अब बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है। यूपी में बीते कुछ चुनाव परिणामों से तो ऐसा ही संदेश गया है और पिछड़ों पर इसी पकड़ को मजबूत करने के लिए लखनऊ में अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। तो दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें भी ओबीसी वोट बैंक को साधने की झलक दिख सकती है। यानी एक बार फिर मंत्रिमंडल में ओबीसी चेहरे को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सकता है। 9 से 10 नवंबर तक मंत्रिमंडल में विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल में ओबीसी चेहरों को जगह मिल सकती है। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत अभी 52 मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में अब भी 8 मंत्रियों की कुर्सी खाली है। यानी दिवाली से पहले 8 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें कास्ट फैक्टर भी अहम होने वाला है। और जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो भी एक इसी तैयारियों का हिस्सा है। पिछले दिनों जाति सर्वे को लेकर के बड़ा जबरदस्त अभियान चलाया गया था। अब बीजेपी ने पलटवार शुरू किया है। इस विस्तार में ओबीसी, अति पिछड़ा, अति दलित, इसको विशेष महत्व देने की तैयारी है। चर्चा ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह और अन्य तमाम दलित नेताओं के चेहरे सामने आएंगे। दरअसल बीजेपी की कोशिश उन चेहरों पर दांव खेलने की है जो पिछड़े समुदाय से आते हैं, जिनकी अपने समाज के वोट बैंक में अच्छी खासी पकड़ है और जो इस बात का भरोसा देते हैं कि उनका वोट कभी बंटने वाला नहीं। और इसी दावे वादे को ध्यान में रखते हुए अगली रणनीति तैयार हो रही है। बात अगर योगी मंत्रिमंडल की करें तो मौजूदा समय में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को जोड़ दिया जाए तो मंत्रियों की कुल संख्या 52 है। इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के कुल 22 मंत्री हैं। अलग अलग देखें तो कुल 18 कैबिनेट मंत्रियों में 8 ओबीसी से हैं, जबकि 14 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों में 5 ओबीसी से हैं, तो वहीं 20 राज्य मंत्रियों में 9 ओबीसी समाज से हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में भी इस समाज का पलड़ा भारी रहने की संभावना है। यानी बीजेपी की कोशिश ओबीसी को साथ लाकर उन 50% वोट पर कब्जे की है, जिससे विपक्ष को चुनौती देने के साथ ही सभी 80 सीटों पर जीत का परचम लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। आपको बता दें, चुनावी राज्यों में सीएम योगी की काफी डिमांड है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने के बाद रवि वर्मा और पूर्वी वर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जो अखिलेश यादव के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अखिलेश यादव के बीच चल रहे जबानी जंग में इसे बदले की सियासी कार्रवाई माना जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे अब कांग्रेस अपने सहयोगी दल को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी से अलग हुए और अब कांग्रेस का दामन थामने वाले रवि वर्मा के जरिए कांग्रेस ने अखिलेश को बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस ने साबित कर दिया, लड़ाई बेशक बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन बदले की चिंगारी अब भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ जल रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। रवि प्रकाश वर्मा समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जिन्होंने न सिर्फ पार्टी की नींव रखी बल्कि पार्टी को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। इसके अलावा वो कई बार सांसद भी रहे हैं। तराई बेल्ट में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी से मुकाबला है, लेकिन उससे पहले यूपी कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहती है और रवि वर्मा पूर्वी वर्मा की ज्वाइनिंग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह जी के इंतकाल के बाद में वहाँ परिस्थितियाँ बदली हैं। जितने भी पुराने संगठन के लोग थे वो सब हताश हुए हैं, क्योंकि विचारों में संक्रमण हुआ है। अब जो लोग उनसे निजी संपर्कों के दम पर तरक्की कर रहे हैं, जो लोग अखिलेश यादव जी से निजी संपर्कों के दम पर तरक्की कर रहे हैं, दरअसल वो पार्टी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो पद ले जा रहे हैं। घर वापसी, इट्स अ होम कमिंग। और ये जो सदन है, इसमें आप बाहर देखेंगे तो यहाँ पे जो पत्थर लगा है हमारे बाबा जी का नाम उसमें आज भी है। वो महामंत्री हुए थे तब ये जमीन ली गई थी और सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। तो कई बार मैंने माइक पे बोला है, मन संभाला है, पर आज जो एक एहसास है वो बिल्कुल नया है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ने के बाद पूर्व सांसद रवि वर्मा ने अपनी बेटी पूर्वी वर्मा के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। रवि वर्मा ने कहा कि कांग्रेस बड़ा परिवर्तन लाने जा रही है। उसकी आहट अभी से सुनाई दे रही है। साथ ही अखिलेश पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। रवि वर्मा ने कहा कि अब सपा समाजवाद के सिद्धांत से भटक गई है। समाजवादी पार्टी में पूंजीवादी व्यवस्था हावी है। अब सपा में काम करना मुश्किल हो रहा है। सपा में मेहनती के लिए जगह नहीं है। अखिलेश यादव पर ये वो आरोप हैं जो अब पूरी पार्टी को परेशान करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की इन दिनों अखिलेश यादव से लड़ाई चल रही थी, उस दंगल में समाजवादी पार्टी को धोबी पछाड़ हजम नहीं हो रहा है। आज किन्हीं न किन्हीं 25 जिन्होंने 25 साल दिया, अपना 2 दशक से ज्यादा समय दिया किसी पार्टी को, वो छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मन में कितना दुख तकलीफ होगा तब छोड़ रहे हैं। तो आज ये मेरे साथ आए, हम सब लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कांग्रेस पार्टी में आए। कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, साथ आ रहा है, हम सबका स्वागत और अभिनंदन। यानी जिस गठबंधन की नींव सिर्फ इसलिए पड़ी कि एकमात्र मोदी को हराना है, उस गठबंधन में अब अपने सहयोगियों को ही कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, तो क्या समाजवादी पार्टी इसे खत्म करने वाली है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में मायावती ने प्रचार के दौरान चुनावी रैली की। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कांग्रेस को पिछड़ा और दलित विरोधी करार दिया। मायावती ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तब उन्हें जातीय जनगणना की याद नहीं आती। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए तो जो सर्वे हुआ था, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया,
काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर के विधायक इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी स्थित अपने पैतृक गांव में सेक्टर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। यहां पर अपने संबोधन में उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में विवादित बयान दिया। पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने कहा कि ब्राह्मणों ने हमसे नौकरी ली, जिन लोगों ने हमसे नौकरी ली वो आज हमारे कार्यक्रम में दिखाई नहीं पड़ते। हमने ब्राह्मणों को नौकरी पर रखा, मास्टर साहब गवाह हैं। जो लोग नौकरी ले वो दिखाई नहीं पड़ते। हंगामा यहाँ उन्हों के लोग अभी मिले मुझे, पंडित जी लोग शायद चले गए होंगे। हाँ, तो क्या धीरेन्द्र गर्ग दिखाई पड़ते हैं? उन्होंने नौकरी लिया ना हमसे, धीरेन्द्र गर्ग ने हमसे नौकरी लिया। कौशाम्बी के लोग ये श्री केशव प्रधान है, क्या बच्चे बड़गैया ने नौकरी नहीं दिया? हमने ब्राह्मणों को नौकरी पर रखा। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।